गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई इंडिया इज़ बिल्डिंग दिस 1 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की शुरुआत की जा रही है 1 लाख करोड़ रुपए में। 3 फैक्ट्रीज का निर्माण किया जाएगा अलग अलग लोकेशंस पर, नोएडा, धोलेरा और असम में। इनमें ताइवान की PSMC, यूएसए की माइक्रॉन और जापान की रेनेसास जैसी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, जो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ को दर्शाता है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे फोन्स, लैपटॉप्स और वॉचेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इन सभी डिवाइसेस को चलाने में सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, जो माइक्रो चिप्स के साथ मिलकर डिवाइस के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं। मगर इंडिया अब इन चिप्स को खुद नहीं बना सकता, सारे इंपोर्ट किए जाते हैं, ज्यादातर चाइना से। ऐसा क्यों है और क्या हमें इसे अपने देश में बनाना भी चाहिए? इंडिया और दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स इस इंडस्ट्री को इतना कंट्रोल क्यों करना चाहती है? इतना क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ये सब जानने के लिए हमें इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना डेली लाइफ की जरूरतें पूरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में कोई भी देश इनको मैन्युफैक्चर करने में सबसे आगे निकलना चाहेगा। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जिसके बाद ऑयल और गोल्ड आते हैं। 2011 से 2023 में देश में इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स 1,20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर पहुंच गए हैं 6,20,000 करोड़ रुपए तक। जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, उससे हमें ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और उनकी सप्लाई पे भी ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। तो इसलिए देश में इनको मैन्युफैक्चर करने के प्लान्स बन रहे हैं, जो कि हम कर सकते हैं, जैसे हमने पहले मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के साथ किया। आज इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, जहाँ 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जो कि पहले 0 थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर टाइप का डिवाइस आता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे चिप्स, ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर्स वगैरह को यूज करके करंट को कंट्रोल किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा करंट पास होने देते हैं। ये काफी वर्सेटाइल होते हैं। इनमें कुछ इम्प्योरिटीज डालकर इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदला भी जा सकता है, जैसे करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देना। इससे लाइट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। बहुत यूजेस होते हैं सेमीकंडक्टर के हमारी डिवाइसेस में। आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कुछ ही देशों की कंपनीज डोमिनेट करती हैं, जैसे यूएसए, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, नेदरलैंड्स और यूके। इनमें से अकेला ताइवान ही दुनिया के लगभग 60% सेमीकंडक्टर्स बनाता है। TSMC जो एक ताइवानीज कंपनी है, इसका अपना शेयर ही 50% के करीब है। इस ग्राफ में अभी की सारी मेजर सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, ये दोनों डच, ये साउथ कोरियन, TSMC ताइवानीज, बाकी जापानीज और ब्रिटिश। दुनिया के कई और देशों ने भी इसमें काफी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जैसे चाइना ने 15 लाख करोड़ रुपए लगाए, यूएसए ने 4,10,000 करोड़ रुपए और यूरोपियन यूनियन ने 3,80,000 करोड़ रुपए। इन इन्वेस्टमेंट से साफ हो जाता है कि ये कंट्रीज कितना इंपॉर्टेंट मानती है इस इंडस्ट्री को। लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट जरूरी भी हो जाती है जब पता लगता है कि एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को तैयार करने में हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं। इंडिया अभी इस रेस में काफी पीछे है, जिसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी आगे निकलने के लिए। सेमीकंडक्टर्स को पहली बार माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया था 1833 में, जब एक एक्सपेरिमेंट में सिल्वर सल्फाइड की रेजिस्टेंस कम हुई टेम्परेचर बढ़ाने पर, जो कि मेटल्स के बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा था। सेमीकंडक्टर्स में करंट कुछ कंडीशंस में ब्लॉक किया जा सकता है, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में करना नामुमकिन है। ऐसी प्रॉपर्टी पहली बार देखी गई। कुछ साल बाद 1874 में रेक्टिफायर के इन्वेंशन से इसके डेवलपमेंट का दरवाजा खुल गया। रेक्टिफायर AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। इसके 70 साल बाद 1947 में यूएसए की बेल लेबोरेटरीज में काम करने वाले जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रिटेन ने पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया। ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफायर्स या स्विच की तरह काम करते हैं सर्किट में, और इसको बनाने में सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाएं तो इसमें थोड़ा सा करंट अप्लाई करने से भी बहुत ज्यादा करंट कंट्रोल किया जा सकता है। इससे ये मुश्किल ऑपरेशंस और लॉजिक फंक्शंस भी कर सकते हैं। अगले साल 1948 में विलियम शॉकली ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया, जो पॉइंट कॉन्टैक्ट से भी बेहतर था। इससे शुरुआत हुई ट्रांजिस्टर के एरा की, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, जिसमें काफी लिमिटेशंस थी। इन्हीं को देखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया, जिससे हमें ट्रांजिस्टर मिला। ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत कम पावर यूज करते हैं और उनसे काफी छोटे भी होते हैं।
मोस्टली जर्मेनियम का इस्तेमाल होता था इन्हें बनाने के लिए, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा आसानी से फ्लो करता था और इजी भी होता था बनाना। ये सारे कमर्शियल बेचे गए वेस्टर्न इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीज द्वारा। लेकिन अर्ली 1950s तक सिलिकॉन के फायदे सामने आने लगे। पहला तो ये काफी ज्यादा अवेलेबल है अर्थ में, दूसरा इसमें फ्लो होने वाले करंट का कम लीकेज होना, और तीसरा इसके सरफेस पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर बन जाने से इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सिलिकॉन से बने डिवाइसेस को -55 से 125 डिग्री सेल्सियस में यूज किया जा सकता है, जबकि जर्मेनियम को सिर्फ 0 से 70 डिग्री सेल्सियस में। 1954 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर रहे गॉर्डन टील और उनकी टीम ने पहला कमर्शियली अवेलेबल सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाया। इतना सक्सेसफुल हुआ ये कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने यूएसए की ऑलमोस्ट पूरी ट्रांजिस्टर मार्केट को कैप्चर कर लिया। फिर 1959 में बेल लैब्स में कुछ इंजीनियर्स ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड फोटोलिथोग्राफी यूज करके मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी मॉसफेट को इन्वेंट किया। ये कहीं ज्यादा स्केलेबल और कम पावर कंज्यूम करने वाला डिवाइस था, जो कि दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस्ड ट्रांजिस्टर बना। ट्रांजिस्टर बनने के बाद पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पॉपुलर होने शुरू हुए। जैसे 1952 में बना सोनोटोन हियरिंग एड दुनिया का पहला डिवाइस बना ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करने वाला। ये इतना चला कि 2 साल के अंदर ही 97% हियरिंग एड्स ने सिर्फ ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। 1954 में पहला ट्रांजिस्टर रेडियो रिजेंसी लॉन्च हुआ और अगले साल 1955 में जापानीज कंपनी सोनी ने अपना ट्रांजिस्टर रेडियो लॉन्च किया और जल्दी मार्केट कैप्चर कर ली। अब इसका मेन डिवाइस कंप्यूटर की बात करें तो इसका पहला ट्रांजिस्टर वाला प्रोटोटाइप 1953 में यूके की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे टॉम किलबर्न, रिचर्ड ग्रिम्सडेल और डगलस वेब ने डेमोन्स्ट्रेट किया। अगले साल यूएस एयरफोर्स के लिए एक कंप्यूटर डिजाइन किया बेल लैब्स ने 700 पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर्स और 10,000 से ज्यादा डायोड्स के साथ। इनकी सफलता को देखते हुए IBM ने 608 ट्रांजिस्टर कैलकुलेटर लॉन्च किया 1957 में, जो दुनिया का पहला कमर्शियल पूरी तरह ट्रांजिस्टर से बना कंप्यूटर था। इससे पहले कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, जैसे ENIAC, जो 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब से बना था और 15x9 मीटर का पूरा कमरा ऑक्यूपाई करता था। इतने बड़े साइज और इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स के बाद भी ENIAC 1 सेकंड में सिर्फ 5,000 कैलकुलेशंस ही कर सकता था, जहां आज के कंप्यूटर्स 1 सेकंड में 100 करोड़ से भी ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं आसानी से। इन लिमिटेशन को सेमीकंडक्टर्स ने बदल कर रख दिया। 1950s और 60s में बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई, जैसे AT&T, जिसमें बेल लैब्स और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक आती थी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, RCA, इंटेल और AMD। ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी इनकी शुरुआती डेवलपमेंट्स के लिए। बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ था, जिसके लिए 3 इंजीनियर्स को नोबेल प्राइज भी मिला बाद में। कुछ साल बाद बेल लैब्स ने सोलर सेल्स भी बनाए, जिससे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन से। 1958 में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने IBM को ट्रांजिस्टर सप्लाई करना शुरू कर दिया, जो कि B-70 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के नेविगेशन कंप्यूटर में लगने थे। IBM के इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फेयरचाइल्ड को ट्रांजिस्टर फील्ड में मोनोपोली मिल गई। इसके बाद 1964 में फेयरचाइल्ड के जॉन श्मिट ने मेमोरी चिप भी इन्वेंट की, मगर कई इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से 1968 में रॉबर्ट नॉयस और गॉर्डन मोर ने फेयरचाइल्ड को छोड़ दिया और एक नई कंपनी बनाई NM इलेक्ट्रॉनिक नाम से, जो बाद में बनी इंटेल कॉर्पोरेशन। अर्ली 1970s में माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर इन्वेंट किया अपने आप। फिर मोटोरोला ने अपना 2 kg का हैंडहेल्ड मोबाइल फोन लॉन्च किया और जेरोक्स ने ऑल्टो, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर था। ये दोनों ही अनसक्सेसफुल रहे मार्केट में, मगर इनके डिजाइन ने आगे आने वाले मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स को इन्फ्लुएंस किया। मोस्टली जो इनोवेशन है वो यूएसए में ही देखने को मिल रहा था, इसलिए आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर मार्केट का लगभग 50% हिस्सा अमेरिकन कंपनीज ऑक्यूपाई करती हैं। दुनिया की लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल भी इसलिए इतनी बड़ी बन पाई, सही टाइम और सही जगह पर होने की वजह से। लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी की बात करें तो वो है एनवीडिया, जबकि ये फैबलेस कंपनी है, यानी खुद कोई मैन्युफैक्चर नहीं करती चिप्स को, लेकिन इनोवेट, डिजाइन और सप्लाई करती है उन्हें। फैब्रिकेशन का काम मोस्टली TSMC को आउटसोर्स करते हैं वो, क्योंकि वहाँ काम सस्ते में हो जाता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सब बड़ी कंपनीज ऐसा ही करती हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैब्रिकेशन कहते हैं। ऐसे किसी प्लांट को सेटअप करने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा का खर्चा लग जाता है, यानी 8,400 करोड़ रुपए, और ये इजिली 3 से 4 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच जाता है, यानी 33,000 करोड़ रुपए। इस खर्चे का बहुत बड़ा कारण है क्लीन रूम्स। क्लीन रूम एक अलग सा रूम बनाया जाता है जिसमें हवा में मौजूद पार्टिकुलेट्स और डस्ट वगैरह को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें फैब्रिकेशन का सारा काम होता है, क्योंकि चिप्स के फीचर्स बहुत छोटे नैनोमीटर स्केल में बनते हैं, जो डस्ट पार्टिकल से भी छोटे होते हैं। अगर उन्हें नहीं हटाएंगे तो डस्ट चिप्स में चली जाएगी और प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा वो।
सारी मशीनरीज जैसे फोटोलिथोग्राफी, एचिंग, डोपिंग और डाइसिंग मशीन सभी इधर होती हैं, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। एक मशीन 5 करोड़ रुपए की नॉर्मल मशीन से लेके 29,000 करोड़ रुपए तक की एडवांस मशीन्स भी लगानी पड़ती हैं। एनवीडिया और इंटेल जैसी कंपनीज चिप्स का डिजाइन तैयार करती हैं, फिर मैन्युफैक्चरर्स उसको बनाते हैं। ज्यादा एडवांस चिप्स स्पेशली 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर चिप्स को सिर्फ TSMC और सैमसंग बना सकते हैं पूरी दुनिया में। बहुत कॉस्ट इंटेंसिव होता है उनको मैन्युफैक्चर करना। इसके लिए सिलिकॉन के वेफर्स पर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाकर फोटोलिथोग्राफी से फीचर्स बनाए जाते हैं। फाउंड्रीज और IDMs खुद से ऐसी मशीन्स नहीं बनाती, बल्कि उनको इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से खरीदती है, जैसे नेदरलैंड्स का ASML, USA की लैम रिसर्च और जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन। आज की सबसे एडवांस्ड फोटोलिथोग्राफी मशीन्स ASML बनाती है। फिर चिप्स बन जाने के बाद उन्हें टेस्ट किया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर की मदद से। ये काम अक्सर आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT कंपनीज को दिया जाता है, जो सिर्फ चिप्स को टेस्ट करने का काम करती हैं। ऐसा इसलिए ताकि टेस्टिंग रिजल्ट्स में बनाने वाली कंपनी की तरफ से बायसेस ना आए। टेस्ट पास कर चुके चिप्स को पैकेज किया जाता है एक प्रोटेक्टिव केसिंग में कवर करके। इसमें मेटल पिन्स बाहर निकलती हैं, जिनको बाकी डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। पैकेजिंग का काम भी अक्सर OSAT ही करती हैं, क्योंकि टेस्ट हो चुकी चिप्स को उसी समय पैक करना ज्यादा सेफ और एफिशिएंट रहता है। एक चिप को हम यूजुअली पैकेज फॉर्म में देख पाते हैं। इस इमेज में हर टाइप की पैकेजिंग दिखेगी। सेमीकंडक्टर फैब 24/7 ऑपरेट करती है और भारी मात्रा में पानी और बिजली की खपत भी होती है उसमें। पानी चिप्स को रिलीज करने के लिए इस्तेमाल होता है उसकी बिगिनिंग स्टेजेस में प्रोटेक्टिव लेयर लगाने से पहले। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे आर्सेन और फॉस्फेन। इनकी वजह से वर्कर्स में ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, जैसे आई साइट चले जाना, कैंसर और मिसकैरेज। अक्सर कंपनीज रेगुलेशंस फॉलो करने के बजाय हैजर्डस प्रोसेसेस को अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों में आउटसोर्स कर देती हैं, जहां रेगुलेशंस ढीली और टॉक्सिन्स की अवेयरनेस कम होती है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो ये सिर्फ 1.7% कंट्रीब्यूट करता है देश की GDP में। अगर कंपेयर करें तो ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना में ये नंबर है 15.5, 15 और 13% रिस्पेक्टिवली। इंडिया आज दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का 5% हिस्सा बनाता है, जिसमें से ज्यादातर देश में ही यूज हो जाता है, एक्सपोर्ट कम होता है। स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स को देखें तो उसमें भी इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। ITIF के मुताबिक दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स, जो कि हैं लगभग 1,25,000, इंडिया में ही हैं। लेकिन जहां हर साल 8 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से बहुत कम है जो इस इंडस्ट्री में काम करने योग्य होते हैं, प्रॉपर स्किल्स नहीं सीख पाते। इसकी अहमियत समझकर यूनिवर्सिटीज में बेहतर स्किल कोर्सेज लाने की जरूरत है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज को थोड़े इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। कोविड से हुई सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स को फायदा मिला है। जो कंपनीज पूरी तरह या ज्यादातर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उन्होंने डाइवर्सिफाई करना जरूरी समझा इंडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में। लेकिन अभी इंडिया में इसका सबसे बड़ा चैलेंज है हाई टैरिफ रेट और ईज ऑफ बिजनेस। इसकी वजह से कई कंपनीज इंसेंटिव्स के बाद भी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को प्रेफर करती है इंडिया के ऊपर। गवर्नमेंट ने यही इंसेंटिव स्कीम्स PLI लॉन्च की थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनकरेज करने के लिए। कई सेक्टर्स में दी जाती है ये इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर। इंडिया का टारगेट है 2029 तक दुनिया की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का 25% हिस्सा हासिल करना, जो अभी सिर्फ 4% है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज है टैक्सेस। इंडिया चार्जर्स, कुछ तरह के सर्किट बोर्ड और फुली असेंबल्ड फोन्स पर 20% का टैक्स लगाती है और बैटरी कवर्स पर 10% का। इसके मुकाबले चाइना और वियतनाम अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्रीज के कंपोनेंट्स पर कभी भी 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाते। अक्टूबर 2023 में ताइवानीज कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन, जो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है, अपना कर्नाटका प्लांट टाटा को बेच दिया। नवंबर में चाइनीज कंपनी लेनोवो ने इंडिया में मदरबोर्ड्स मैन्युफैक्चर किए, जिससे वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पर बिड कर सके। इसी साल जनवरी में सैमसंग ने नोएडा में लैपटॉप्स बनाना भी अनाउंस किया है। पेगाट्रॉन कंपनी ने भी अपने चेन्नई प्लांट का 65% स्टेक टाटा को बेचना डिसाइड किया है, जहां वो आईफोन बनाते हैं। इन सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से 2023-24 में इंडिया ने $29.1 बिलियन यानी 2,40,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोर्ट किया। टॉप 5 मार्केट थी USA, UAE, नेदरलैंड्स, UK और इटली। इसमें मोबाइल फोन्स 52% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आईफोन्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो मोबाइल एक्सपोर्ट्स का 70% और टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स का 35% बनाते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो देश में हर साल लगभग 2,000 चिप्स डिजाइन की जाती हैं और 20,000 इंजीनियर्स IC डिजाइन करते हैं। 2017 के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया में इंप्रूव करने के लिए सिंगापुर और जर्मनी की इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप भी की गई है। इसी साल मार्च में गवर्नमेंट ने 1,25,000 करोड़ रुपए खुद इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है 3 प्लांट्स के लिए, एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट और 2 पैकेजिंग एंड टेस्ट फैसिलिटीज। ये देश का पहला फैब होगा PSMC और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक जॉइंट वेंचर। इसमें 28, 40, 55 और 110 नैनोमीटर चिप्स प्रोड्यूस की जाएंगी 50,000 वेफर्स पर हर महीने।
महीने। कंपैरेटिवली कम एडवांस चिप्स हैं ये, तो इनमें सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का भी कम उपयोग होगा और बनाने में भी कम रिसोर्सेस लगेंगे। ये प्लांट ढोलेरा गुजरात में बनाने का प्लान है। इसके अलावा चिप असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग के लिए 2 फैसिलिटीज बनेगी। पहली होगी जागीर रोड असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 27,000 करोड़ रुपए में। दूसरी सारण गुजरात में, जो ये 3 कंपनीज मिलकर बना रही है, 7,000 करोड़ रुपए में। इंडिया के लिए ये इंडस्ट्री सेटअप करना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिसी हर्डल्स। मिड 2000s में इंटेल का एक प्लांट बनने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट समय रहते इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं बना पाई और इंटेल ने अपने प्लांट्स के लिए चाइना और वियतनाम को चुना। ब्यूरोक्रेसी से भी कई प्रोजेक्ट्स या प्लान्स इफेक्ट होते हैं, टाइमली क्लियरेंस नहीं मिल पाती। इसके चलते न सिर्फ इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर भी बुरा असर पड़ता है। इन इश्यूज के अलावा एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बिजली और पानी दोनों ही अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करती है और दोनों का ही अकाल है हमारे देश में। लगभग 8.5 करोड़ लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है देश में। क्लाइमेट चेंज और फ्रेश वाटर की गिरती अवेलेबिलिटी की वजह से भी सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए पानी उपलब्ध करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिजली की बात करें तो 2022 में देश को सबसे बड़े पावर शॉर्टेजेस में से एक को झेलना पड़ा था, जब कोल की कमी पड़ गई थी पूरे देश में। ग्लोबल वार्मिंग से भी कूलिंग की जरूरत बढ़ रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में प्रेशर और बढ़ेगा। इससे फिर सेमीकंडक्टर प्लांट्स को सफर करना पड़ सकता है। पावर जनरेशन और फ्रेश वाटर डाइवर्जन की बात हमने डिटेल में की है इस वीडियो में। देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। अब दुनिया की सबसे बड़ी प्योर प्ले सेमीकंडक्टर फाउंड्री की बात करते हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC। ताइवान में बेस्ड TSMC डोमिनेट करती है ये मार्केट। इनके पास अकेले ही 50% से ज्यादा शेयर है ग्लोबल मार्केट का। सारी बड़ी फैबलेस कंपनीज जैसे एप्पल, आर्म, क्वालकॉम और एनवीडिया TSMC से ही खरीदते हैं। इसके साथ इंटेल, ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी IDMs अपनी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पार्ट TSMC को आउटसोर्स करती है। आज TSMC ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है, मगर ये सब कैसे हो पाया? 1986 में ताइवानीज गवर्नमेंट ने मॉरिस चैंग, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और कई साल टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स पर, उनको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बनाया ताइवान में और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक ब्लैंक चेक दे दिया। लेकिन इसमें हाई इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क की वजह से इन्वेस्टर्स नहीं मिल पा रहे थे। सिर्फ डच कंपनी फिलिप्स ने इन्वेस्ट किया $58 मिलियन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी लाइसेंस किया TSMC में 27.5% स्टेक के लिए। ताइवानीज गवर्नमेंट ने जनरस टैक्स बेनिफिट्स दिए और सेटअप करने की 48% कॉस्ट भी कवर की। बाकी कैपिटल ताइवान के दूसरे बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट की, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट या धमकी पर। इस तरह 1987 में TSMC एस्टैब्लिश हो पाया और ऐसे ही गवर्नमेंट की लगातार सपोर्ट से वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। प्योर प्ले फाउंड्री, जो कि सिर्फ चिप फैब्रिकेशन करती है TSMC जैसी, वो ही बनाने का प्लान है इंडिया में PSMC के साथ। और जो फैबलेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो प्योर प्ले फाउंड्री से चिप्स खरीदकर अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, जैसे एनवीडिया। इनको मैन्युफैक्चरिंग पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बस एंड प्रोडक्ट्स पर R&D करते हैं। इस पाई चार्ट में दुनिया की 10 सबसे बड़ी प्योर प्ले फाउंड्रीज हैं एक क्वार्टर रेवेन्यू के हिसाब से। 2023 का टोटल रेवेन्यू देखें तो TSMC ने $69 बिलियन कमाए थे, जिसके बाद सैमसंग आती है $14 बिलियन के साथ। फैबलेस में एनवीडिया सबसे ऊपर है 2023 में $60 बिलियन रेवेन्यू के साथ। एनवीडिया की बात करें तो ये मोस्टली जानी जाती है अपने GPUs, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। आज दुनिया की 80% GPU की मार्केट एनवीडिया के पास है। इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 1993 को, जब 3 लोगों ने मिलकर इसे एस्टैब्लिश किया। जेनसन हुआंग, एक ताइवानीज अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पहले LSI लॉजिक और AMD में काम कर चुके हैं। क्रिस मेलाचाउस्की, सन माइक्रोसिस्टम्स के फॉर्मर इंजीनियर, और कर्टिस प्रियम, IBM और सन माइक्रोसिस्टम में काम कर चुके ग्राफिक चिप डिजाइनर। इन्होंने एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और ग्राफिक बेस्ड प्रोसेसिंग को इन्वेंट किया था, जो कि बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही थी। बाकी भाई काफी बिल्कुल यार, अगर देखा जाए ना तो एक सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक अब ज़रूरी है। काफ़ी हद तक क्या, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। एक ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, उससे हटकर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं ना, एक दिन ब दिन उनकी मांग बढ़ती जा रही है और ज़्यादा एक फोकस एक पूरी दुनिया का इसी साइड पे हो रहा है। इसीलिए ना एक ये जो कंपनीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी है एक देश में। तो इसीलिए अब सबसे ज़्यादा जो इंडिया है ना, इसी पर ध्यान दे रहा है कि एक लास्ट इसको लेकर एक कश्मीर वाली साइड में भी कुछ एक चीज़ें मिली थी, तो उन पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है वगैरह और हाँ, वो यूज़ होता है ना इन गुजरात वाली साइड पर भी मिला था।
और एक कश्मीर वाली साइड पर भी मिला था। लेकिन अब देखो ना, एक ठीक है, एक जो छोटी कंट्री होती है ना, जिसकी आबादी मतलब कि एक 20 करोड़ या 20 करोड़ के नीचे ऊपर 30 करोड़ तक कर लें, तो वो थोड़ा सा एक चीज़ें एक कंट्रियों से ये जैसे मतलब कि एक एक्सपोर्ट कर लिया या इंपोर्ट कर लिया, मतलब कि इंपोर्ट ही करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ना उनको एक मैनेज करना आसान हो जाता है। लेकिन आप इंडिया की आबादी देख लें, बहुत बड़ी आबादी है, तो ऐसी चीज़ें भाई एक इंडिया को एक ज़रूर एक उनकी ज़रूरत है कि वो खुद अपने एक मुल्क में बनाएं और एक मुल्क में एक उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो। और ऑलरेडी मोबाइल तो भाई एक बना रहे हैं ना काफ़ी, देखो ना एक आईफोन तक जो है ना वो मोबाइल बन रहे हैं, बाकी छोटे तो एक मॉडल बन रहे हैं, लेकिन सैमसंग भी ऑलरेडी बना। लेकिन जो एंट्री मारी है ना आईफोन वाली, वो एक कमाल की एंट्री थी। लेकिन देखो ना एक वक्त के साथ साथ एक कंट्री जो है ना वो कोशिश करते हैं अपने आप को चेंज करें, लेकिन इंडिया के अंदर आप इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कुछ कंपनी ने जब एंट्री यहाँ पे ली थी ना तो उनको एक काफ़ी एज नज़र आया एक चाइना की निस्बत, जिस वजह से अब तकरीबन ज़ाहिर बात एक मार्केट में जब बात निकल जाती है तो हर किसी का एक कोशिश होती है कि हम भी इस साइड के ऊपर जाएं, क्योंकि उनको जहाँ पे एक थोड़ा बहुत एक मुनाफा नज़र आ रहा होता है। तो इस हवाले से भाई उन्होंने एक ये जो एक अगला एक स्टेप था ना सेमीकंडक्टर वाला, जो कि आज से कुछ मंथ पहले एक पता चला था कि एक मतलब कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये कि आप इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल काम जो है ना वो स्टार्ट होने लग गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिस तरह एक उन्होंने 1 लाख करोड़ का बताया कि ये प्रोजेक्ट है और आगे अभी स्टार्ट है, और जैसे जैसे भाई इसकी एक एक्सपोर्ट बढ़ेगी या एक कंपनीज एक इसके ऊपर सेटिस्फाइड होगी तो ये चीज़ें जो है ना वो आगे नहीं। अब देखो ना एक चाइना और ताइवान का कैसे एक मामला छिड़ा हुआ है, तो एक हर कंट्री की एक ख्वाहिश है कि हम एक ताइवान से ना काफ़ी एक ना जो मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनी है वो इधर शिफ्ट हमारी कंट्री में हो जाए, बस यही मसला है ना। तो वो कैच कर रही है उनको, ये एक जंगी हालात जो है ना इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक नुकसान किया कंट्रीज का। तो आप देख लो कि जिस तरह उनका अब सिस्टम चल रहा है, जैसे ऊपर इस तरह की एक चीज़ बनेगी तो ज़ाहिर बात है कंपनी फिर थोड़ा सा एक साइड के ऊपर निकलने की, लेकिन ये कि ये इधर भाई इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ का। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।